नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी की बायोग्राफी यानी कि उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पढ़ने वाले हैं, उनकी साहित्यिक करियर की शुरुआत, महान जो उनकी काव्य रचनाएं रही हैं उनको पढ़ने वाले हैं, शैली और प्रभाव उनका किस प्रकार रहा है भारतीय जगत की और साहित्य की ओर, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का उनका क्या भाव रहा है उसको पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उनमें आता है हिंदी संस्कृत का मिश्रण, उन्होंने किस प्रकार हिंदी और संस्कृत का मिश्रण अपनी रचनाओं में किया, सामाजिक और दार्शनिक चिंतन, शोषितों और वंचितों की आवाज़ पर उनके क्या विचार रहे, सरलता और प्रभाव, पुरस्कार और सम्मान उन्हें क्या क्या मिले, और अंत में देखेंगे उनकी समाप्ति यानी किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, कब हुई, और इन्हीं सभी विषयों पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। वे एक सामान्य कृषक परिवार से थे जहां आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। उनके पिता का नाम रवि सिंह था और वे एक किसान थे। जब दिनकर बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय से शुरू की। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन पढ़ाई के प्रति दिनकर का समर्पण बेहद गहरा था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मोकामा हाई स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। यहाँ रहते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ यहाँ पर बनाई। दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हो गए और देश प्रेम की भावना उनके लेखन में उभरने लगी। उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की झलक साफ दिखाई देती है, जो उनके जीवन और शिक्षा के दौरान विकसित हुए आदर्शों और विचारों को दर्शाती है। उनके साहित्यिक जीवन की नींव उनकी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही पड़ चुकी थी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने अध्ययन और लेखन को जारी रखा। यह जीवन संघर्ष ही उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को और अधिक तीव्र और शक्तिशाली बनाता है। अब बात आती है दिनकर जी की साहित्यिक करियर की शुरुआत की। तो आइए देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक करियर उनकी युवा अवस्था से ही शुरू हो गया था। उनकी प्रारंभिक रचनाएं उनके जीवन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव और समाज में व्याप्त अन्याय के प्रति उनके आक्रोश का परिणाम थी। दिनकर जी की पहली महत्वपूर्ण रचना जो कि रेणुका थी, 1935 में इन्होंने लिखी थी, जो उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इसमें उनकी राष्ट्रवादी भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था झलकती है। इसके बाद उन्होंने 1938 में हुंकार नामक काव्य संग्रह लिखा, जो उनकी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। यह पुस्तक उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली रचनाओं में से एक मानी गई। इसमें उन्होंने क्रांति और संघर्ष की भावना को प्रकट किया, जो युवाओं में जोश और देश प्रेम की भावना भरने में सफल रही। 1940 के दशक में दिनकर का लेखन और भी प्रखर हो गया। उनकी रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन भावनाओं का सजीव चित्रण करती थीं। कुरुक्षेत्र 1946 में उनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाभारत का युद्ध आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया। इस काव्य के माध्यम से उन्होंने शांति और युद्ध के महत्व पर गहन विचार प्रस्तुत किया। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की आवाज़ मुखर रही। उनकी काव्य शैली सरल लेकिन प्रबल थी, जो आम जनता के हृदय को छूती थी। इसके साथ ही उनकी रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे वे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में पहचान बनाने लगे।
उनकी प्रारंभिक रचनाओं से यह स्पष्ट था कि दिनकर का साहित्यिक करियर केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि वह समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए समर्पित था। अब बात करने वाले हैं दिनकर जी की महान काव्य रचनाओं के बारे में। दिनकर जी की महान काव्य रचनाएं भारतीय साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। उन्होंने वीर रस, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और मानवता के विविध पहलुओं पर उत्कृष्ट काव्य रचनाएं की। महान काव्य रचनाओं के अंतर्गत जो रश्मि रति 1952 में उन्होंने लिखी, रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से एक है। यह महाभारत के कर्ण के जीवन पर आधारित है, जिसमें कर्ण के संघर्ष, त्याग और वीरता और असामान्य परिस्थितियों में भी कर्तव्य निष्ठा का चित्रण किया गया। इस महाकाव्य में दिनकर ने कर्ण के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, मानव अधिकारों और न्याय की गहरी चर्चा की है। यह रचना पाठकों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। अगली जो महान काव्य रचना है वह है 1977 में आई परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की गहरी विचारशील और दर्शन परक काव्य रचना है। इसमें उन्होंने परशुराम के चरित्र के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र की महत्ता, शक्ति और धर्म की परिभाषा तथा आज के समाज में उनके सामंजस्य पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। यह रचना समकालीन सामाजिक मुद्दों और राजनीति पर भी कटाक्ष करती है। महान काव्य रचना के अंतर्गत हमने तीसरी जो रचना रखी है वह है 1946 में आई कुरुक्षेत्र। महाभारत के युद्ध पर आधारित कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युद्ध और शांति के बीच की जटिलताओं को गहनता से विश्लेषित किया है। यह रचना आधुनिक संदर्भों में युद्ध की अनिवार्यता और शांति की वांछनीयता पर विचार करती है। कुरुक्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखी गई थी और इसमें दिनकर ने इस युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को भी चित्रित किया है। महान काव्य रचनाओं के अंतर्गत 1961 में उर्वशी एक प्रेम काव्य है, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें उर्वशी और पुरुष के प्रेम के माध्यम से मानव जीवन, प्रेम और वासना के विभिन्न पहलुओं का दार्शनिक विवेचन किया गया है। यह रचना प्रेम और प्रकृति के गहन भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं को प्रस्तुत करती है। अब आती है हुंकार, जो कि 1938 में इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। हुंकार में दिनकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को प्रकट किया। इस रचना में उन्होंने क्रांति और संघर्ष की भावना को बल दिया। यह पुस्तक दिनकर की राष्ट्रवादी भावना का एक जीवंत उदाहरण है और इसने स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं को प्रेरित किया। इस वीडियो में जो आखिरी मुख्य महान काव्य रचनाएं हैं उसके अंतर्गत 1936 में आई धूप और धुआं को पढ़ने वाले हैं। यह काव्य संग्रह दिनकर के भीतर छिपे हुए विद्रोही स्वभाव का प्रमाण है। इसमें समाज और राजनीति में व्याप्त अन्याय, शोषण और असमानता के खिलाफ तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। महान काव्य रचनाओं के अंतर्गत इन रचनाओं के माध्यम से दिनकर ने न केवल साहित्यिक जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी गहराई से चिंतन किया। उनके काव्य में वीरता, राष्ट्रीयता, न्याय और प्रेम का अद्वितीय संगम है, जिसने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाई। अब हम पढ़ने वाले हैं दिनकर जी की शैली और प्रभाव। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य शैली और प्रभाव बेहद विशिष्ट और शक्तिशाली है। उनकी रचनाओं में भाषा, विचार और भावनाओं का ऐसा संयोजन मिलता है जो पाठक और श्रोता दोनों को प्रभावित करता है। शैली और प्रभाव में हम पढ़ेंगे वीर रस का प्रभाव। दिनकर को वीर रस का प्रमुख कवि माना जाता है। उनकी कविताओं में साहस, जोश और क्रांति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने सामाजिक अन्याय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। हुंकार, रश्मि रति और कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में वीरता और वीर रस की शैली प्रमुखता से दिखाई देती है। उनके शब्दों में जोश और आत्मबल का संचार होता है, जो पाठकों और श्रोताओं को प्रेरित करता है।
शैली और प्रभाव के अंतर्गत राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का भाव। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रवाद का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़े हुए थे और उनकी कविताओं में स्वतंत्रता के संघर्ष में लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की और भारतीय जनता को आत्मसम्मान, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। हुंकार और धूप और धुआं में यह प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। शैली और प्रभाव के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी का मिश्रण। दिनकर की भाषा शैली में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है, जो उनकी रचनाओं को एक शास्त्रीय गरिमा और साहित्यिक गहराई प्रदान करता है। उनकी कविताओं में हिंदी के साथ संस्कृत के शब्दों का बेहतरीन तालमेल मिलता है, जिससे उनकी रचनाओं में गंभीरता और प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। अब देखते हैं सामाजिक और दार्शनिक चिंतन। दिनकर की रचनाएं केवल राष्ट्रवाद और वीरता तक सीमित नहीं थीं, वे एक गहरे दार्शनिक और सामाजिक चिंतक भी थे। उनकी रचना उर्वशी प्रेम, जीवन और मानव अस्तित्व के दार्शनिक पहलुओं का अन्वेषण करती है। वहीं कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति के बीच गहरे नैतिक और दार्शनिक सवाल उठाती है। उनके चिंतनशील दृष्टिकोण ने उनकी रचनाओं को विचारशीलता और गहराई प्रदान की। आइए अब देखते हैं शैली और प्रभाव में शोषितों और वंचितों की आवाज़। दिनकर ने अपने लेखन के माध्यम से शोषितों, वंचितों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने जाति व्यवस्था, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखा। रश्मि रति में कर्ण का चरित्र समाज के द्वारा शोषित और अपेक्षित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे दिनकर ने वीरता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। शैली और प्रभाव में सरलता और प्रभाव। हालांकि दिनकर ने गंभीर विषयों पर लिखा, लेकिन उनकी भाषा शैली सरल और प्रभाव में रही। उनकी कविताएं जटिलता के बावजूद आसानी से समझी जा सकती हैं, जो आम लोगों तक उनकी रचनाओं को पहुंचाने में मददगार साबित हुईं। उनके काव्य में सरलता और गहराई का अद्भुत संतुलन मिलता है। समाप्ति। रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी कविताएं और विचार आज तक जीवित हैं। जीवन के अंतिम समय तक वे भारतीय समाज के मुद्दों और साहित्यिक विषयों पर काम करते रहे। उनकी कविताओं ने भारतीय साहित्य और समाज पर अमिट छाप छोड़ी। आइए अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कार और सम्मान क्या क्या हुआ। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, जो उनके साहित्यिक योगदान को मान्यता देते हैं। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, जो भारतीय साहित्य में उनके योगदान का सम्मान है। रामधारी सिंह दिनकर जैसे युग कवि कभी कभी जन्म लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानना चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।